सी प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट कॉम्ट्स लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। तो हमने कॉम्ट की जो थियरी थी, पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक स्टेज, क्रिटिकल स्टेज, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 95% कॉम्ट को, जो उनकी जो जनरल जो कंसेप्ट थे और जो डोमिनेंट कंसेप्ट थे, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। सो इन टुडेज लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम माइनर कंसेप्ट्स। फॉर एग्जांपल, कॉम्ट्स hierarchy of sciences, Comte's positive religion. Now positive religion has already been asked in the examination, right? Or lastly we will discuss various critiques of Comte. Now Comte propounded the concept of hierarchy of sciences. Now you might have come across the term that Comte said कि sociology is the queen of all sciences, right? It lies at the top or apex of sciences, right? So he placed sociology at the top of hierarchy of sciences. So he constructed, from this we can deduce that he constructed an hierarchy in which he placed various disciplines, or sciences in a top down manner. Now उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया, राइट, क्या पैरामीटर्स लिए जिनके बेसिस पे इन्होंने इन डिसिप्लिन्स की ये रिलेटिव पोजीशन हिरार्की में की है, और क्या उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि वाई सोशोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल द साइंसेज। हम पढ़ते हैं कि सोशोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल द साइंसेज, बट ज़्यादातर आई हैव ऑब्जर्व दैट पीपल डोंट नो द कॉम्ट्स आर्ग्यूमेंट बिहाइंड इट, वाई ही प्लेस्ड सोशोलॉजी एट द हेल्म और एट द टॉप ऑफ दिस हिरार्की, राइट। नाउ जब हम पढ़ रहे थे, सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कॉम्ट्स इवोल्यूशनरी लॉज और द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। हमने जब देखा था कि कॉम्ट बोलते हैं कि ना कि जस्ट सोसाइटी, बल्कि सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी के पार्ट्स, ह्यूमन माइंड, एज वेल एज उसके साथ साथ वेरियस डिसिप्लिन्स और डोमेन्स ऑफ नॉलेज और साइंसेज भी क्या है, दे ऑल्सो follow this law of three stages. So even sciences have also evolved from religious to metaphysical to scientific or positivist stage, right? Now वो एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी डिसिप्लिन है वो भी इस लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट, दैट इज ऑल्सो इवॉल्विंग फ्रॉम रिलीजियस टू मेटाफिजिकल टू साइंटिफिक स्टेज. Any science will be going through these three stages, right? This is the Comte's law, this is the Comte's positivism, right? It is absolute in nature. Just like science laws are absolute in nature, right? They are fixed, they are not changing. So he made a statement that all these disciplines will be going through, or we will be evolving from religious to metaphysical to scientific stage. Now for example, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का कंसेप्ट देखते हैं, राइट. सो ही सेज कि जो साइंस विच वॉज डीलिंग विद डिस्टेंट और हेवनली बॉडी, दैट इज द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ. इनिशियली उसका जो एक्सप्लेनेशन था, राइट, हेवनली बॉडीज को स्टडी करने का, और वो जो हेवनली बॉडीज है उसका ह्यूमन पे क्या इंपैक्ट होता है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एस्ट्रोलॉजी, राइट. सो इनिशियली ये जो साइंस ऑफ हेवनली और डिस्टेंट बॉडीज थी, ये क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट. हिंदू धर्म में भी क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल लार्ज स्केल पे यूज हुआ है. और इनिशियली क्या है, आप देखने को मिलते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, राइट, प्लैनेटरी बॉडीज हैं, राहु केतु, राइट, उनका क्या इंपैक्ट रहता है ह्यूमन और उसकी डेस्टिनी पे, राइट. ह्यूमंस को कैसे मोल्ड करते हैं और ह्यूमन के जो फॉर्च्यून्स है उस पर क्या शेप करते हैं, राइट. ह्यूमन की लाइफ पे भी इंपैक्ट रहता है इन डिस्टेंट और हेवनली बॉडीज का. तो ही सेड कि दीज बॉडीज वर इनिशियली डेल्ट इन एन एस्ट्रोलॉजिकल मैनर, और एस्ट्रोलॉजी वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन. आफ्टर दैट ही सेज कि साइंस इमर्ज होके ये जो डिस्टेंट और हेवनली बॉडीज की साइंस, राइट नाउ वी आर इन टू द फेस, हम क्या है, एस्ट्रोनॉमी. सो एस्ट्रोलॉजी का जो मेटामॉर्फोसिस या फिर ट्रांजिशन हुआ है टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी, और बोलते हैं कि नाउ दिस साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज हैज रीच्ड द पॉजिटिविस्ट स्टेज. फॉर एग्जांपल, एस्ट्रोनॉमी की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है. हमने पढ़ा भी था
जब हमने पॉलिटिकल मॉडर्निटी, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, रिनेस और इनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, देन वी सो हाउ साइंस इमर्ज्ड, राइट। और उसके पीछे क्या, हमने वेरियस साइंटिस्ट और उनके सेक्रीफाइसेस पढ़े थे। फॉर एग्जांपल वी स्टडीड अबाउट गैलीलियो, राइट। सो गैलीलियो ऑब्जर्व्ड दिस डिस्टेंट बॉडीज एंड ही ऑब्जर्व्ड इट थ्रू द ऑब्जर्वेशन, टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। he observed, he used a tool for observation of these distant bodies, then एज पर साइंटिफिक मेथड पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाया, फिर उसके बारे में फैक्ट, डेटा, फिगर्स इकट्ठे किए, और उन डेटा को जब उन्होंने एनालाइज किया, इंटरलिंक किया, उसके बाद ही प्रोपाउंडेड हिज ओन थियरी। और उन्होंने जो जैसे चर्च एक्सप्लेन कर रहा था डिस्टेंट और हेवनली बॉडीज को, चर्च और क्लर्जी वाज सेइंग दैट अर्थ लाइज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, राइट। सो अर्थ इज एट द सेंटर एंड सन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो ये जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी चर्च की, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, रिजेक्ट किया, राइट। सो इनिशियली एक्सप्लेनेशन वाज रिलीजियस ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब हमें हायर टूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मिले, टेलीस्कोप मिला, देन ही सेड नो, ही प्रोपाउंडेड द and he replaced the heliocentric theory by geocentric theory. He said it is the earth which is revolving around the sun. तो उन्होंने क्या है, now this is how this science of heavenly bodies is getting more and more scientific, more and more positive, everything is based on observation, right? And plus even here this discipline is evolving, right? These tools of observation analysis is getting more and more complex, more and more strong, right? For example, पहले सिंपल टेलीस्कोप था, देन हबल स्पेस टेलीस्कोप आया, राइट। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आया, राइट। आई डिस्कस्ड अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन वन ऑफ माई करंट अफेयर्स सीरीज, राइट। So even this is, the knowledge is progressing even to a more evolved, more complex and more scientific or more positive stage, right? Now as I said, he places various sciences in a top down manner along a hierarchy, right? तो relative position, अब कौन सा डिसिप्लिन या कौन सी साइंस किस पोजीशन पे लाई करती है, उसके लिए तो उन्होंने एक सिंपल क्राइटेरिया और पैरामीटर लिया, राइट। ही आंसर्ड अ सिंपल क्वेश्चन, which discipline or domain of knowledge or science has reached the positivist stage first in their historical evolution, right? कॉम्ट बोलते हैं कि जो साइंसेस जिनका इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशनरी प्रोसेस में दे रीच द पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज फर्स्ट, उनको उन्होंने क्या है, बॉटम ऑफ हिरार्की पे रखा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इनकी हिरार्की के हिसाब से नीचे लाई करता है सबसे नीचे मैथमेटिक्स, देन एस्ट्रोनॉमी, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी एंड सबसे टॉप पे लाई करता है सोशोलॉजी। इसको हम देखेंगे कि इन्होंने क्यों इनकी अलग अलग प्लेसमेंट की है एट वेरियस लेवल्स, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग ही सेड कि जो डिसिप्लिन सबसे पहले पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज में पहुंचा, तो यू कैन डिड्यूस दैट इट इज कंपैरेटिवली ईजियर देन द डिसिप्लिन्स व्हिच हैज रीच्ड द पॉजिटिविस्ट स्टेज लेटर, राइट। उनको पॉजिटिविस्ट बनने में ज़्यादा टाइम लगा, वेयर एज सम डिसिप्लिन्स, सम डोमेन्स ऑफ नॉलेज विच इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, दे रीच द पॉजिटिव स्टेज और साइंटिफिक स्टेज फर्स्ट। सो ही सेड कि उनको उन्होंने ऐसे प्लेस किया। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्टेज में मैथमेटिक्स आया, फिर एस्ट्रोनॉमी, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, और सबसे लास्ट में आएगा आपका सोशोलॉजी। अब इसका जस्टिफिकेशन उन्होंने कैसे दिया, सी वन थिंग ही सेड कि आप जैसे ही इस हिरार्की में नीचे जाओगे, राइट, आप टॉप डाउन मूव करोगे तो जनरलाइजेशन इंक्रीज करेगा। जनरलिटी ऑफ दैट साइंस, राइट, जनरल नेचर ऑफ दैट साइंस विल इंक्रीज एज यू मूव डाउन इन द हिरार्की। सो मैथमेटिक्स इज मोर जनरल देन एस्ट्रोनॉमी इज more general than physics and chemistry is more general than biology, and biology is more general than sociology, right? So as we move down the hierarchy, general nature of disciplines increases as we move down the hierarchy of sciences. Now general nature का मतलब क्या है, see यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, each succeeding discipline will derive inputs from preceding disciplines। इसका क्या मतलब है, see general in the sense that
ये बोलते हैं कि जब सबसे पहले रीच करेगा मैथमेटिक्स पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज को, राइट क्योंकि मैथमेटिक्स डील्स विद फैक्ट्स, इट डील्स विद नंबर्स, इट डील्स विद चार्ट्स, इट डील्स विद ग्राफ्स, इट डील्स विद इक्वेशंस, राइट। सो मैथमेटिक्स जब तक डेवलप नहीं होगा आपके बाकी डिसिप्लिन्स डेवलप नहीं हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले इसलिए पॉजिटिव स्टेज पे मैथमेटिक्स ही पहुंचेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स विल प्रोवाइड इनपुट टू अदर डिसिप्लिन्स, राइट। नाउ मैथमेटिक्स क्या है, इज मोस्ट डिफ्यूज्ड एंड जनरल, सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड है। मैथमेटिक्स का यूज हर जगह होता है, राइट। मैथमेटिक्स का यूज होगा एस्ट्रोनॉमी में, राइट। मैथमेटिक्स का यूज होगा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स का यूज होगा केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स का यूज होगा बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स विल बी यूज्ड इन सोशियोलॉजी आल्सो। एस्ट्रोनॉमी में कैपलर्स लॉज आए, राइट। वेरियस काइंड ऑफ, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है वेरियस हेवनली बॉडीज को, और लाइट को एक प्लैनेट से या फिर एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स से दूसरे में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नंबर्स, राइट। स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज। सो एस्ट्रोनॉमी की पॉजिटिव स्टेज जब तक नहीं आएगी, जब तक मैथमेटिक्स फर्स्ट पॉजिटिव स्टेज रीच नहीं करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज प्रोवाइडिंग इनपुट टू एस्ट्रोनॉमी, राइट। सो मैथमेटिक्स इज प्रोवाइडिंग इनपुट टू एस्ट्रोनॉमी, टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, टू बायोलॉजी, टू सोशियोलॉजी, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप देखते हो, राइट। केमिस्ट्री जिसने पढ़ी हो, मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, राइट। फिजिक्स में भी आप जो इक्वेशंस और जो फॉर्मूलाज और जो आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हो, उसके लिए आपको क्या है, मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऑल दिस इज यूज्ड इन फिजिक्स। तो अगर जब तक मैथमेटिक्स डेवलप नहीं होगा, जब तक मैथमेटिक्स अपनी पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज रीच नहीं करेगा, तो ये बाकी डिसिप्लिन्स डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, सी मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड है, ये मोस्टली हर डिसिप्लिन में देखने को मिलेगा आपको, राइट। मैथमेटिक्स के बिना मैथमेटिक्स का एक बेस बनाएगा, राइट, और इट विल प्रोवाइड इनपुट टू एवरी मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स, राइट। हमने देखा कि वेरियस डिसिप्लिन्स में पाया जाएगा और ये बेस बनाएगा, इसके बिना दूसरे जो डिसिप्लिन्स है वो पॉजिटिव स्टेज रीच नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मैथमेटिक्स सबसे जनरल है, राइट, सब में मिलता है जनरल, इट इज मोस्ट डिफ्यूज्ड, और इसमें साइंटिफिक स्टेज और पॉजिटिव स्टेज सबसे पहले रीच होगी, राइट। आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, जब वैदिक सोसाइटी, व्हेन आई वाज डीलिंग विद वैदिक सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री, वी टॉक्ड अबाउट सुलभा सूत्रास। सुलभा सूत्रास क्या थे, ये ऐसे टेक्स्ट थे, सूत्रास आर टेक्स्ट, राइट, ऐसे टेक्स्ट थे विच डेल्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर ऑल्टर्स, राइट। वैदिक सोसाइटी में यज्ञ या बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूया यज्ञ, राइट। तो उसमें क्या है, प्रिसाइजली आपको क्या है, एक फायर ऑल्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उस यज्ञ के लिए। तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो मैथमेटिक्स सबसे पहले पॉजिटिव स्टेज अपनी रीच किया है, राइट। तो एज यू मूव डाउन जनरलाइजेशन इंक्रीजेस, राइट, और हर जो लोअर डिसिप्लिन है, जो प्रीसीडिंग डिसिप्लिन है, विल प्रोवाइड इनपुट टू द हायर डिसिप्लिन्स, और वो आर लाइंग एट ए हायर पोजीशन, रिलेटिवली हायर पोजीशन इन दिस हिरार्की, राइट। सो इनपुट्स ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है। जनरल नेचर ऑफ डिसिप्लिन इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन in the hierarchy of sciences, that is each succeeding discipline will derive inputs from preceding disciplines. Math is most diffused and general, it is providing input to astronomy, physics, chemistry, right, biology में भी और सोशियोलॉजी में भी। सोशियोलॉजी में भी आप सर्वेज करते हो, सेंसस करते हो, क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हो, राइट, इसमें भी मैथमेटिक्स का यूज होता है, ठीक है। नाउ अब ऐसी डिसिप्लिन होगा, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री डेवलप नहीं होगा तब तक बायोलॉजी डेवलप नहीं होगा, तो ये पहले अपनी पॉजिटिव स्टेज रीच करेंगे। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, आप केमिस्ट्री, जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, राइट, तब तक आप टिश्यूज, सेल्स के बारे में नहीं जान सकते हैं। जब तक आप केमिस्ट्री की इक्वेशंस नहीं पढ़ोगे, राइट, इक्वेशंस के बारे में नहीं जानोगे, तो सिमिलरली बॉडी में भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम्स होते हैं, राइट, तो वहां पे भी आपको केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए होगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें भी एक केमिस्ट्री होती है, राइट। हार्ट भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से चलता है, राइट। तो फिजिक्स भी आपका यूज होगा, ठीक है। हार्ट
क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मशीन, इट इज़ लाइक अ मोटर, राइट। तो हार्ट जब यूज़ होता है तो अगर आपने हार्ट पंप के बारे में पढ़ा होगा, राइट, आर्टिफिशियल हार्ट का जब इम्प्लांटेशन होता है, राइट, तो वो क्या, इट इज़ जस्ट अ मशीन, इट इज़ जस्ट अ मोटर, राइट, जो आपके हार्ट को सपोर्ट करता है फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। नाउ दिस इज ऑल फिजिक्स, राइट। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री विल बी प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू बायोलॉजी, राइट। तो ये इसको इनपुट प्रोवाइड करेगा, ये ऊपर इनपुट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो बायोलॉजी में भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री यूज हो रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा जनरल होगा, राइट, बिकॉज इट इज डिफ्यूज्ड इनटू बायोलॉजी, ठीक है। देन बायोलॉजी विल बी प्रोवाइडिंग इनपुट टू सोशियोलॉजी, राइट, मैथमेटिक्स। तो ऐसे इनपुट्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, राइट। तो जो प्रीसीडिंग डिसिप्लिन्स है दैट आर फॉर्मिंग अ बेस। बायोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में हमने कंपैरिजन देखा था, हाउ बायोलॉजी इज प्रोवाइडिंग इनपुट टू सोशियोलॉजी, राइट। तो ऑर्गेनिक एनालॉजी, जब कॉम्ट बोलते हैं कि सोसाइटी इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी, राइट। Just like a human body has various parts and these parts are functioning in sync, in coordination. They are in a state of equilibrium, they are in a state of stasis, and that is how body is surviving, growing and maintaining itself in an biological environment. Similarly, he said that we could compare society to biology, right, to a organic body or to a human organism, right. It has its various parts, these parts are in sync with each other, they are in coordination with each other, they are in equilibrium, right. So all these parts of society or all these institutions of society has certain functions to perform, they satisfy various needs of the society. हमने ये last lecture में देखा था, right. तो this is how he traces a link between all these things. तो हमने यहाँ से देखा कि वाई सोशियोलॉजी लाइज एट द टॉप, राइट, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बायोलॉजी इनपुट देगा और बायोलॉजी सोशियोलॉजी के लिए, राइट। और ये बोलते हैं कि सोसाइटी स्टडीज ह्यूमन बींग्स, राइट। तो जब ह्यूमन बींग्स और उनकी जो कलेक्टिविटी, उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, दिस इज व्हाट सोसाइटी इज स्टडिंग, राइट। तो यू हैव टू फर्स्ट स्टडी द ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। इसका एक क्लोज इंटरलिंकेज आप देख सकते हो जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेता है, राइट। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज विद सोसाइटी एज वेल एज बायोलॉजी, राइट, हाउ ह्यूमंस इवॉल्व्ड एंड व्हाट आर देयर रिलेशनशिप्स, राइट। तो यहां से आप उसको एक थोड़ा सा कनेक्शन और उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, राइट। नाउ सिंस मैथ इज डिफ्यूज्ड इन एवरीवेयर, सो इट इज मोस्ट जनरल, राइट। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर there in biology is there in sociology, right, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे तो आपकी ये बोलते हैं दैट इज जो डिसिप्लिन्स है, ही सेज कि मैथमेटिक्स डील्स विद नंबर्स, जस्ट नंबर्स, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डील्स विद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर, सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट, राइट। और यही आपका क्या है, जब इसको पढ़ोगे तभी आप सेल्स, राइट, बिकॉज सेल्स इज नथिंग बट एन एग्रीगेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर, राइट। सेल्स ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गन्स बनाते हैं, उससे आपका क्या है, टिश्यूज बनते हैं, देन ऑर्गन्स बनते हैं, राइट। सो यू आर मूविंग ऑन अ हायर प्लेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एब्स्ट्रैक्शन। तो जैसे जैसे आप ऊपर मूव करोगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी, राइट। काउंटर आपस में दीज आर इन ऑपोजिशन टू ईच अदर। जैसे नीचे आओगे जनरलाइजेशन बढ़ेगी, ऊपर जाओगे स्पेसिफिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और डिसिप्लिन बढ़ेगी, एंड दैट इज हाउ ही कंस्ट्रक्टेड दिस एंटायर हिरार्की। नाउ सी दिस हिरार्की इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। कॉम्ट का मेन एम क्या था, जब हम साइंटिफिक मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक कंसेप्ट देखा था, यूनिटी ऑफ मेथड। दैट इज ऑल द साइंसेज विल बी यूजिंग, वेदर दे आर नॉर्मेटिव साइंसेज, वेदर दे आर सोशल साइंसेज और वेदर दे आर फिजिकल साइंसेज, they all of these will be using a common scientific method। तो वहां पे यूनिटी ऑफ मेथड थी। तो उनका प्रोजेक्ट था कॉम्ट का टू यूनिफाई ऑल नॉलेज अंडर द डिसिप्लिन, और सोशियोलॉजी विल बी encompassing everything, right, because essentially sociology will be deriving its inputs from all these below disciplines, right. So since sociology involves everything, right, so since it means study of society means unification of all this knowledge, so this was the grand project of Comte to unify all the knowledge, and it is just not humanly possible to do this, right. And that is why due to this higher
goals that he had, right? Due to this impossible goals to unify all the disciplines of knowledge under the discipline of sociology, it was just a very pan project, a very mammoth project, and due to this burden on him, he suffered various mental breakdowns. हमने जब ज्योग्राफी के जब कॉम्ट की बायोग्राफी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कॉम्ट सफर्ड वेरियस मेंटल ब्रेकडाउन्स, राइट, बिकॉज द बर्डन ऑन हिज सोल्जर्स वॉज वेरी हाई. तो सिमिलरली अगर आप अपने जो व्हेन पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, दे कुड रिलेट सिंस द एक्सपेक्टेशंस, सिंस देयर गोल्स आर very high, they are under a certain burden, right? So intelligent people who had bigger goals, they had to face this anxiety or mental breakdowns also, right? So this and Comte's project was to unify all knowledge that evolved across these spans of history, everything possible under the project of sociology, right? So he used to suffer mental breakdowns from time to time, right? Now we will be dealing with the concept of positive religion. See, now we will discuss the concept of positive religion. See, this question has already been asked in the examination, right? 10 मार्कर पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में, आप उठा के देखोगे पॉजिटिव रिलीजन. ना कॉम्ट क्या है, इट इज़ नॉट मैंशनड एक्सप्लिसिटली इन द सिलेबस, राइट? और प्लस ये पॉजिटिव रिलीजन क्या है, इनका पॉजिटिव रिलीजन हो गया, हिरार्की ऑफ साइंसेज हो गया, दीज आर फ्रिंज टॉपिक्स. So coaching institutes do not deal with it specifically, right? Because these are fringe topics, plus Comte is not mentioned in the syllabus. So one of my motive to cover Comte comprehensively is to cover these types of fringe topics, because these could be asked in the examination, you never know. Generally they ask very simple general questions in sociology, but as happened with public administration in 2012, right, where it was literally a massacre of public administration, they asked some really random questions from various journals and research papers. So it is a possibility also, and with that possibility, with that scenario in mind, we have to cover various topics comprehensively. So now let us discuss the concept of positive religion. See, हमने पढ़ा था when Comte was talking about religion, तो कॉम्ट ने बोला था कि पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज में प्योरली साइंटिफिक सोसाइटी होगी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट, व्हेन वी वर डिस्कसिंग लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. तो प्योरली साइंटिफिक सोसाइटी, उसको इसने टर्म भी दिया था कॉम्ट ने, उसने बोला था साइंस विदाउट रिलीजन, राइट, जहाँ पे रिलीजियस थिंकिंग और द फंक्शंस ऑफ रिलीजन विल बी कंप्लीटली taken over by science. Religious thinking will be completely replaced by scientific thinking or scientific thought. ये कॉम्ट ने बोला था, religion will be completely replaced by science and all the realities will be explained using scientific method of observation and comparison, right? ये हमने पढ़ा था. He also said कि साइंस की क्या है, ज़्यादा सुपीरियर एक्सप्लेनेशन है रियलिटी की एज कंपेयर टू रिलीजन. Plus, this explanation is verifiable, this is provable, and this is demonstrable, and it is backed by facts, data, and figures, right? We can prove this explanation, whether it is true or false. Hence, it is verifiable. So that is why he said कि जो पॉजिटिव स्टेज होगी, साइंटिफिक स्टेज होगी, इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ ह्यूमन थॉट, जहाँ पे क्लाइमैक्स और मैक्सिमा ऑफ ह्यूमन थॉट रीच होगा, राइट? नाउ ये जो आइडियोलॉजी थी कॉम्ट की, ये जो उसका पर्सपेक्टिव और थॉट प्रोसेस था, दिस वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग हिज फॉर्मेटिव ईयर्स, राइट? जब हमने पढ़ा था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिविज्म, राइट, पॉजिटिविज्म में मैंने सबसे पहले यही डील किया था कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म एंड व्हाट इज पॉजिटिविज्म एज पर कॉम्ट. कॉम्ट का नोशंस क्या पॉजिटिविज्म के बारे में और व्हाई ही इज ही एम्फसाइजिंग ऑन पॉजिटिविज्म, उसके हमने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से, 3 डायमेंशन से उसको एनालाइज किया था, राइट? तो हमने देखा था कि उसने जो बुक लिखी थी, कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी. नाउ दिस बुक, जहां पे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस मेंशन्ड है, राइट, दिस बुक एम्फसाइज्ड ऑन डिक्लाइनिंग रोल ऑफ रिलीजन एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ साइंस विद द ग्रेजुअल स्लो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, राइट? ये हमने पढ़ा था सोशल चेंज के बारे में.
सो स्पेशली कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी जो उन्होंने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में लिखी थी, व्हेन कॉम्ट वाज यंग, राइट, तो उसमें उनकी पूरी जो थिंकिंग थी, नोशंस थी, इट वाज प्योरली पॉजिटिविस्टिक इन नेचर, राइट। तो इसको यंग कॉम्ट भी बोला जाता है बिकॉज दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन वर्सेस साइंस इन द पॉजिटिव स्टेज वाज गिवन बाय कॉम्ट ड्यूरिंग हिज फॉर्मेटिव ईयर्स, राइट। तो इसको गुड कॉम्ट भी बोलते हैं। वाई गुड कॉम्ट, वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। अब हम ये देखेंगे कि एज टाइम पासिस, राइट, इन हिज लेटर ईयर्स, ठीक है, ड्यूरिंग ओल्ड एज ही रोट अनदर इंपॉर्टेंट बुक, और उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, राइट। तो यहां पे जो उसका पर्सपेक्टिव है, ड्यूरिंग हिज ओल्ड एज दिस पर्सपेक्टिव इज गोइंग टू चेंज, राइट। और उसके पीछे रीजन क्या होगा कि वाई इज ही ड्यूरिंग हिज लेटर फेज और ड्यूरिंग हिज ओल्ड एज he drifted away from positivism, right. तो when he drifted away from positivism, तो he had a completely new understanding and new perspective on the role of religion in scientific and positive stage. Initially during his younger years he said कि religion कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा साइंटिफिक स्टेज में, राइट, इट इज अ प्योरली साइंटिफिक सोसाइटी, इसलिए उसने बोला था इट इज साइंस विदाउट रिलीजन, राइट। religion will be completely replaced by science because religion has no role to play in the positivist or scientific stage, as science has a more superior, more better, more verifiable, provable and demonstrable explanation of reality or the truths. Now during his during the later phase or when Comte got old, उनका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट। और इसी दौरान लेटर फेजेस में सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में ही प्रोपाउंडेड हिज न्यू रिलीजन, और उसको उसने नाम दिया द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और पॉजिटिव रिलीजन, ठीक है। तो इसको ओल्ड कॉम्ट भी बोला जाता है, राइट। नाउ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी ही चेंज्ड हिज आइडियोलॉजिकल स्टांस, राइट, एंड ही सेड रिलीजन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल, it has something to contribute even in positivist or scientific society, right. But the type of religion, the form of religion and the role of religion will be different from the religion as was prevalent during metaphysical or religious stage, right. ठीक है। So what kind of religion should be there? Then he invented a new religion, right. And that new religion he called it as the religion of humanity or positive religion, ठीक है। एंड कॉम्ट के बारे में आप ये देखोगे कि ही सफर्ड फ्रॉम नोशंस ऑफ ग्रैंड्योर, राइट। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज वेरी सुपीरियर हु कुड सॉल्व वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, राइट। तो उनके एक नोशंस ऑफ ग्रैंड्योर थे, ठीक है। सो when he not only invented new religion but he called himself as the high priest of humanity, he called himself the highest priest of this religion, right. तो उस टाइम पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस, उस टाइम पे कम्युनिकेशन तो नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, राइट, ट्विटर नहीं था, ठीक है, फेसबुक नहीं था जहाँ से लोग अपने व्यूज़ शेयर कर सके या आपस में कम्युनिकेट कर सके, मेल नहीं था, जीमेल नहीं था, राइट। उस टाइम पे पीपल एंड स्पेशली दीज वेरियस philosopher, political scientist, sociologist और scientist, they used to communicate via letters, ठीक है, through mail। तो उसमें in his correspondence वो क्या है, he used to sign as the high priest of humanity, right. So these were his notions of grandeur, and notions of grandeur खाली इसी से नहीं मिलेंगे। जब हमने देखा था कि he launched a mammoth project, right, a very big project to unify all the knowledge under the domain of sociology, and it is humanly impossible for a human mind to unify all the knowledge into one single discipline, right. Sociology के umbrella के under he wanted to unify all the knowledge, right, and he took a very grand project, very big or immense or mammoth project, और इसी की वजह से he suffered from various mental breakdowns during his life stage, ठीक है। Now what is the religion of humanity? See, religion of humanity, you should not confuse it with the concept of religion as given by Durkheim. Durkheim said when he advanced the notion of totemism, right, he said religion is nothing but society worship, right.
सो ही डोरखाइम बोलते हैं कि रिलीजन के एक बहाना है और उस बहाने की वजह से सोसाइटी अपने ही आपको वर्शिप करती है। व्हेन सोसाइटी वर्शिप्स इटसेल्फ, इट इज वर्शिपिंग इट्स इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। और वो बोलते हैं कि रिलीजन क्या ऑगमेंट करता है, राइट, इसको कलेक्टिव कॉन्शियस को, राइट, यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो थ्रू रिलीजन सोसाइटी इज वर्शिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये वाला कंसेप्ट से आप इक्वेट नहीं कर सकते हो कॉम्ट के पॉजिटिव रिलीजन को और द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। सी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? सी इन दिस the followers of this religion will celebrate, they will have veneration, or they will eulogize towards various contributions or sacrifices made by extraordinary people for advancement of humanity, right? In order to advance human race or humanity, whatever contributions that were made, so these contributions will be celebrated, right? दे विल बी गिवन रिकॉग्निशन। वहाँ पे क्या है, इन कंट्रीब्यूशंस को जिससे ह्यूमैनिटी एडवांस हो रही है, ह्यूमन रेस एडवांस हो रही है, उसका इवोल्यूशन में जो हेल्प कर रहे हैं और उनको पुश कर रहे हैं, तो उन कंट्रीब्यूशंस को क्या है, इसमें क्या है, डिवोशन दी जाएगी, उनको वेनरेशन दी जाएगी, राइट। तो इसमें क्या है, कुछ भी डाल सकते हो, साइंटिस्ट, राइट, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को, राइट, उनको डिवोशन हो सकती है, राइट, और उनको यूलोजाइज किया जा सकता है, फिलोसोफर्स या फिलैंथ्रोपिस्ट और रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, ही रिजर्व्ड सर्टेन डेज फॉर फेस्टिविटीज और फेस्टिवल्स जिसमें इनके वर्क्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट। कैलेंडर, जैसे कैलेंडर हो गया जुलाई अगस्त, नो दीज आर बेस्ड ऑन ग्रीक गॉड्स, राइट। ग्रीक गॉड्स थे, उनके बेसिस पे क्या है, ये मंथ्स क्रिएट किए गए थे इन द रोमन कैलेंडर, राइट। तो यहां पे ही सेड कि जो कैलेंडर्स होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन द वेरियस कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ने सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए था। एक कैलेंडर फॉर एग्जांपल माइट बी नेम्ड आफ्टर आइंस्टाइन, राइट। सिमिलरली वन डे इन द ईयर विल बी रिजर्व फॉर फेस्टिविटी, राइट, एंड इट विल बी डेडिकेटेड, और जहां पे जो ये लोगों ने अलग अलग कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड किए हैं जिससे ह्यूमन रेस एडवांस हुई है, ह्यूमैनिटी एडवांस हुई है, राइट, उसको क्या है, वर्शिप किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल गांधी के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं October 2। ऐसी मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ वो किया था, अपना रिवोल्यूशन किया था, राइट, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, मूवमेंट्स लॉन्च की थी। आइंस्टाइन एंड न्यूटन क्या है, जिसने साइंस को एडवांस किया था, जिससे क्या ह्यूमन रेस भी एडवांस हुई थी और ह्यूमैनिटी को, ठीक है, कंफर्ट मिला था। देन प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, राइट। सो फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, रिवोल्यूशनरीज जिनका कंट्रीब्यूशंस बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, राइट, उनके कंट्रीब्यूशंस को, उनको नहीं, उनके कंट्रीब्यूशंस को यूलोजाइज किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, सी इट विल push the followers to make their own contributions to strive for advancement humanities, जो खुद अपना एफर्ट जो है फॉलोअर्स भी उनको देख के इट विल एक्ट एज ए काइंड ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट फॉर देम टू एमुलेट द बिहेवियर ऑफ दिस ग्रेट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। जब ह्यूमैनिटी का रिलीजन दिया था तो इन्होंने उसके क्लॉथ्स भी डिजाइन किए थे, राइट, रोब्स, फॉर एग्जांपल क्लर्जी की रोब्स होती है, क्लॉथ्स होती है, ऐसे पर्टिकुलर क्लॉथ्स भी डिजाइन किए थे, राइट। और जैसे क्रिश्चियनिटी में कमांडमेंट्स होती हैं, राइट, द 10 कमांडमेंट्स, ऐसे ही इन्होंने इस रिलीजन के लिए वेरियस कमांडमेंट्स भी दी थी। प्लस इनिशिएट करते हैं जब आप क्रिश्चियनिटी में तो बैप्टिज्म होता है, राइट। तो यहाँ पे भी वेरियस काइंड ऑफ स्टेजेस थी जहाँ पे क्या ह्यूमन लाइफ के साथ एसोसिएट किया जाता था, राइट। बैप्टिज्म फॉर इनिशिएशन इनटू द रिलीजन, राइट। मैरिज सेरेमनी पे एक वो रिचुअल रखा जाएगा, एक सेरेमनी रखी जाएगी, राइट। So यहाँ पे not only this, see this is all about, religion is all about ideology, beliefs, faith, right? जब आइडियोलॉजी, बिलीफ और फेथ, और इसमें भी रिचुअल्स और फेस्टिविटीज हैं, राइट, वेरियस रिचुअल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैरिज के दौरान एक होगा, इनिशिएशन के दौरान एक होगा, राइट। तो यहां पे क्या है, पीपल आर्ग्यूड दैट यहां पे क्या है, हमें एक ओल्ड कॉम्ट में इसको बैड कॉम्ट के तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो वन वाज गुड कॉम्ट ड्यूरिंग फॉर्मेटिव स्टेज, क्योंकि यहां पे
वो कहीं ना कहीं ही ड्रिफ्टेड अवे दोज नोशंस कि हम खाली फैक्ट्स को ही, जो डेमोन्स्ट्रेबल रियलिटी है, विच कुड बी ऑब्जर्व्ड, राइट, विच कुड बी साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड, विच कुड बी प्रूव्ड, राइट। सो जहां पे वैल्यूज का कोई रोल ना हो, जहां खाली फैक्ट्स का हो, राइट। हमने वैल्यू फैक्ट डाइकोटोमी को देखा था, वैल्यू न्यूट्रलिटी को देखा था। तो जब आइडियाज, फेथ और बिलीव्स की बात होने लग जाती है, ठीक है, जहां पे रिलीजन आ जाता है, जहां पे फैक्ट्स और डेटा इज बीइंग पुट असाइड, तो वहां पे पीपल से दैट कॉम्ट ड्यूरिंग हिज लेटर स्टेजेस ही ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिविज्म। और स्पेशली कॉम्ट के जो फॉलोअर्स थे और उनके जो फ्रेंड्स थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि बड़े बड़े जो लोग थे उनके लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आते थे, हमने जब उनकी बायोग्राफी देखी थी इनिशियली, राइट। सो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ट्रांजिशन ऑफ कॉम्ट ड्यूरिंग हिज लेटर स्टेजेस, राइट। तो इवन जॉन स्टुअर्ट मिल, right, he is a very close friend and a huge admirer of Auguste Comte, right. Even he got disappointed, right. So एक collective term इसके लिए दी गई कि during the later stages Comte when drifted away from positivism, तो उसको old Comte और bad Comte की तरीके से treat किया जाता है, उसको एक terminology दी गई है of bad Comte, right, because here he is talking about religion, beliefs, faith, ideology, right. जहां पे रिलीजन जो होगा, ये रिलीजन ही सेज कि इवन पॉजिटिव स्टेज और साइंटिफिक स्टेज में भी सोसाइटी को रिलीजन की जरूरत है। और इस स्टेज में जो रिलीजन होगा, आई विल बी प्रोपाउंडिंग दैट रिलीजन, आई बी इन्वेंटिंग दैट रिलीजन। वहां पे वेरियस रिचुअल्स होंगे, क्लॉथ्स डिजाइन होंगे, पर्टिकुलरली वेरियस काइंड ऑफ सेरेमनीज होगी, फेस्टिविटीज होगी, पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम होगा, राइट। एंड आई एम द हाई प्रीस्ट ऑफ दिस रिलीजन, राइट, आई इन्वेंटेड दिस रिलीजन, सो ही हैज नोशंस ऑफ ग्रैंड्योर ऑल्सो, राइट। तो यहां पे क्या होगा, इसको बैड कॉम्ट बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ट्रांजिशन इन ऑगस्ट कॉम्ट्स थॉट्स और आइडियोलॉजी? सी वन रीजन दैट इज गिवन इन वेरियस बुक्स और रिसर्च पेपर्स ऑल्सो, कि ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ कॉम्ट डिवोर्स्ड हिज वाइफ एंड आफ्टर दैट he was also suffering from mental breakdown. After that he fell into love with a French woman who goes by the name Clotilde Devaux. हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट। सो क्लोटिल्ड डीवो जब उनकी लाइफ में आई, तो जहाँ पे इमोशंस की बात होने लगी, राइट, लव की बात होने लगी, फीलिंग्स की बात होने लगी, सो दिस चेंज्ड कॉम्ट्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ और दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क्स ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हम क्या है, कॉम्ट का वैल्यू न्यूट्रलिटी के पॉइंट्स अभी करेंगे, राइट। विल बी लुकिंग इनटू 5 to 6 क्रिटिसिज्म ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट। नाउ वन थिंग इज दिस कि इनिशियली व्हेन कॉम्ट वाज सेइंग कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ड्यूरिंग हिज यंगर स्टेज, ही सेज द रोल ऑफ रिलीजन इज कंटिन्यूसली गोइंग टू डिक्लाइन एंड विद दैट द रोल ऑफ साइंस विल कंटिन्यूसली गोइंग टू इंक्रीज। सो दीज टू प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट. And ultimately in positive stage, religion will be completely replaced by science. We also looked at during this stage, the role of emotions is also going to decrease and role of reason is going to increase, right? लेकिन यहाँ पे फिर से जब feelings की बात आई, when he fell into love with Clotilde Devaux, he said emotions have a very important role to play along with reason. Emotions are as important as reason. उसके पीछे उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी कि जो ह्यूमन जो पैशन है, पैशन और इमोशंस आर कनेक्टेड, तो इमोशन को आप पैशन की तरह ले सकते हो, वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है, राइट, जिसके पीछे वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो ह्यूमन को एक गोल देता है, एक डायरेक्शन देता है लाइफ में, उसको चैनलाइज करता है, उसका एम क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ में, उसका टारगेट क्या होना चाहिए. सो दिस विल ओनली बी ड्रिवन बाय इमोशंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग UPSC, it was not purely intellectual, right? It was based on emotions or the notions of passion, right? ठीक है, there might be certain reasons behind it, right? और यही पैशन आपको ड्राइव करता है, यही मोटिवेशन प्रोवाइड करता है UPSC के लिए. लेकिन he says emotions have a role to play along with reason. Now why, how is reason or mind? See, emotions is connected with heart and reason or intellect is connected with brain or mind, right? He says human emotions should be controlled, they should be tuned, they should be attenuated, and it is
the mind which is going to do this, right? So mind, intellect will act as a kind of a to adjust the emotion level. तो जैसे रेडियो में आप ट्यूनिंग करते हो फ्रीक्वेंसी की, राइट? सो दिस माइंड और यूज ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, ठीक है, इट विल कीप योर इमोशंस इन लिमिट, राइट? बल्कि उनको चैनलाइज एक प्रॉपर डायरेक्शन देगा. तो यही उन्होंने बोला कि पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक स्टेज में ड्यूरिंग यहाँ पे सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में उन्होंने बोला कि एवरी ह्यूमन हैज नॉट ओनली रीजन बट इवन इमोशंस इन द पॉजिटिव स्टेज, राइट? तो इसमें इन्होंने यही बोला कि हाउ आर कॉमन पीपल और ले पीपल डिफरेंट फ्रॉम साइंटिस्ट. ही सेड साइंटिस्ट माइंड जो होता है, उनका थॉट है इतना स्ट्रांगली डेवलप्ड होता है, दे कुड कंट्रोल और कैलिब्रेट और ट्यून देयर इमोशंस, whereas common people have a problem in controlling their emotions using their intellect. And this is how he differentiated between scientist and lay or common people. ठीक है. So during the later stages he veered away from positivism. He included the role of emotions in the life of man, right? तो इसको आप लिंक कर सकते हो. See, जब क्वेश्चन पूछा गया था पॉजिटिव रिलीजन में, पीपल डिड नॉट नो अबाउट पॉजिटिव रिलीजन और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वहां पे उन्होंने लिखा था पॉजिटिव रिलीजन को, उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया था, बिकॉज दे डिड नॉट नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिलीजन. उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया था कि रिलीजन हैज सर्टेन पॉजिटिव रोल टू प्ले इन सोसाइटी. सो दे टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, राइट, जो कि डुर्कहाइम ने बोले हैं, राइट? तो वहां पे उन्होंने क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट किया था. नाउ सी, वहां पे ऐसा तो लिखा नहीं गया था कि पॉजिटिव रिलीजन ऑफ कॉम्ट, इट वाज रिटन सिंपली पॉजिटिव रिलीजन. तो इसमें भी आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस अपना लगा सकते हो. ये तो बोलना ही है कि व्हाट वाज द नोशन ऑफ कॉम्ट, देन यू कुड आल्सो टॉक अबाउट फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन एज वेल. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉम्ट फ्रॉम 4 to 5 डिफरेंट डायमेंशंस. सी, नाउ वी विल डील विद द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट. हम 6 से 7 डिफरेंट डायमेंशन से कॉम्ट का क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करेंगे, राइट? The first major dimension that we'll be looking at is, although Comte considered himself as a positivist, right? So positivist करते क्या हैं? Comte ने क्या बोला था कि रियलिटी को कैसे स्टडी करना चाहिए? What is the aim of positivism? हमने पढ़ा था कि positivism will deal with only those realities which could be observed and thereby could be proved and verified with the help of observed data, facts and figures, right? What cannot be proved, what cannot be demonstrated is beyond the realm of positivism, right? So Comte ने जब positivism के बारे में बोला था, he said the aim of positivism is to study the reality as it is, only which can be observed and thereby proved with facts, ठीक है? Whereas criticism होगा Comte का कि Comte is himself engaged in forecasting, speculations, predictions, right? भविष्यवाणी करते हैं वो, ठीक है? He is engaged in prediction, forecasting and speculations. When he says that positivist or scientific society represents the climax of human thought, right? जहां पे ह्यूमन थॉट का क्लाइमैक्स होगा, पीक होगा, राइट? नाउ हमने जब कॉम्टे के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उनका जो फेस था, टाइमलाइन था, द पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री एट विच ही वॉज एग्जिस्टिंग, वो क्रिटिकल स्टेज के दौरान देखा था, राइट? जब ट्रांजिशन होगा मेटाफिजिकल से पॉजिटिव स्टेज में, ठीक है? तो जो क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगी, राइट, जहां पे सोसाइटी में लार्ज स्केल एब्रप्ट चेंजेस होंगे, वहां पे ही स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां पे खड़े होके ही इज इमेजिनिंग और फोरकास्टिंग और प्रिडिक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिविस्ट और साइंटिफिक सोसाइटी. नाउ हियर हम ये बोल सकते हैं कि ही इज एंगेज्ड इन विशफुल थिंकिंग, राइट? वो रियलिटी को एज इट इज ऑब्जर्व नहीं कर रहे, रादर ही इज फोरकास्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन ए सर्टेन मैनर, ठीक है? नाउ दिस फोरकास्टिंग, दिस कैन नॉट बी बैक्ड और डेमोन्स्ट्रेटेड और प्रूव्ड बाय फैक्ट कि वेदर ऐसा होगा या नहीं होगा. सी, इट इज अबाउट होगा, ought to be, right?
जब हम एक क्रिटिसिज्म यही दिया था कॉम्ट ने मेटाफिजिकल स्टेज का, वहाँ पे लोग बोलते हैं, फोकस करते हैं हाउ द थिंग्स आर ऑट टू बी राइट, जहाँ एब्स्ट्रैक्ट और मेटाफिजिकल कंसेप्ट दिए जाते हैं। वेर एज वहाँ पे इथिक्स रिली फॉर फिलोसफी का और इनलाइटनमेंट का जहाँ पे ओरिजिन हुआ था मेटाफिजिकल स्टेज में। वेर ही सेड पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज इन सोसाइटीज विल ओनली डील विद समथिंग विच इज ऑब्जर्वेबल, जहाँ पे रियलिटी एज इट इज स्टडी की जाएगी राइट। तो यहाँ पे ही हिमसेल्फ इंगेज्ड इन प्रिडिक्शन राइट। तो वही खुद ही वो क्या है, ही इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम पॉजिटिविज्म, रादर उन्हीं के वर्क्स में एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलती है राइट। जहाँ जिस चीज़ पे वो एम्फसाइज करते हैं, जो चीज़ वो प्रीच करते हैं राइट, व्हाट ही इज प्रीचिंग इज नॉट व्हाट ही इज प्रैक्टिसिंग राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट। जैसे ही मार्क्स इमेजिन करते हैं कि कम्युनिस्ट यूटोपिया आएगा राइट, कैपिटलिज्म की इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी होगी कि कैपिटलिज्म विल सो द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय यूटोपियन कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे क्लासलेस हो, जो कि सोसाइटीज क्लासलेस होंगी, जहाँ पे एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी। बट दैट इज अ विशफुल थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ कॉम्ट, और उसी को बोला गया है। राल्फ डैरेंड्रॉफ जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स को, और बोलते हैं कि इट इज अ यूटोपिया राइट, यूटोपिया विच कैन नॉट बी अचीव्ड राइट। दिस इज द विशफुल थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे भी एक विशफुल थिंकिंग देखने को मिलती है ऑन सिमिलर लाइन्स कॉम्ट के बारे में राइट, वेयर ही इज इमेजिनिंग राइट, जहाँ पे वो फोरकास्ट करते हैं, और ही इज imagining a society, a purely positivist or scientific society, right? So here he is also engaged in wishful thinking, right? यहाँ पे positivism का ही उनका खुद का लॉ और प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेशन में देखने को मिलता है, right? ये कॉम्ट का क्रिटिसिज्म था, और इसी वजह से when we were talking about पोस्ट का क्रिटिसिज्म क्या हुआ था पॉजिटिविज्म का। पोस्ट मॉडर्निस्ट सेड कि पॉजिटिविस्ट are engaged in meta narrative, they are engaged in wishful thinking, they are engaged in their theories are a form of storytelling, जहाँ पे concrete facts और data नहीं देखने को मिलते हैं राइट। जितना वो स्पाउस करते हैं, प्रीच करते हैं, उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं राइट। तो लियोटार्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि दीज आर मेकिंग और बिग नैरेटिव्स राइट, बिग प्रोक्लेमेशन, बिग जजमेंट दैट ह्यूमन सोसाइटी, पॉजिटिव सोसाइटी, क्लाइमैक्स ऑफ ह्यूमन थॉट और ह्यूमन सोसाइटी इज गोइंग टू बी achieved, and where science will be, where the thinking of society will be purely scientific, and there will be no place for religion. So it is a kind of a wishful thinking on part of Comte. This is the first criticism of Comte. Second criticism of Comte का क्या होता है? Now when Comte is saying espousing positivism, and one of the important pillar of positivism जो हमने पढ़ा, that is value neutrality. You have to separate facts from the values. Right, reason from emotion, intellect from emotions, right? And a positivist should only be focusing on what is observable, and he should only be focusing on facts, and he should not be passing value judgments. Value का मतलब है something which is desirable, right? So आप ये नहीं बोल सकते कि certain things are good and certain things are bad. You have to observe the reality as it is without passing value judgments. You should not be driven by ideology, you should be completely neutral, and you should be completely detached, right? ठीक है, आपका एक डिटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप रियलिटी को न्यूट्रली ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ही वो क्या खुद वैल्यू न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। He is arguing that positive stage is the climax of human thought. It is better and it is more evolved, more progressive and better than the previous stages of human evolution. Not only this, जहाँ पे आदमी न्यूट्रल होगा वहाँ पे उसकी कुछ आइडियोलॉजी नहीं होगी. He will not be influenced by emotions and values. He will be only be passing various theories, constructing various theory only on the basis of pure cold facts. Thereby, using these facts, reality can be proved and verified. यहाँ पे वो क्या है, खुद ही क्या है, गुड और बैड, ही इज यूलोजाइजिंग द पॉजिटिव स्टेज, राइट. हमने देखा था कि क्लोटिल्ड डी वॉक्स का क्या उन पे इम्पैक्ट रहा था, ठीक है, व्हेन ही इज प्रोपाउंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिलीजन, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट. तो द नोशन ऑफ लव is shaping his ideology. A very important person came into his life
and these life experiences in turn shaped his mind and ideology, and therefore during the later stages of life we could see the transition of Comte from a purely positivist Comte to a Comte who is not purely positivist, who is drifting away from positivism, who is bringing in the role of values, emotions and feelings into his works, right? So his ideology is shaped by his life experiences. So this person cannot be a value neutral. हमने पढ़ा था value neutrality के बारे में कि every person has ideology, and this ideology could be driven by his experiences, his upbringing, his socialization, political, social and economic context in which he is living, plus influence of certain extraordinary persons in his life. Could be a very influential professor which shaped his thought or mind, or could be a person like Clotilde de Vaux who he had a certain kind of feelings and disposition towards her, and this is going to shape his concept, and he will be propounding the concept of positive religion. तो यहाँ पे भी वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं देखने को मिलती है, राइट? ही इज नॉट एब्सोल्युटली न्यूट्रल, रादर हिज थियोरीज आर शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड हिज आइडियोलॉजी, वैल्यूज एंड इमोशंस. थर्ड, प्योरली साइंटिफिक स्टेज. कॉम्ट अगेन हमने बोला था कि प्योरली साइंटिफिक स्टेज, जो पॉजिटिव सोसाइटीज होगी वहाँ पे दिस विल बी प्योरली साइंटिफिक सोसाइटी. इसको उन्होंने एक सर्टेन टर्म दी थी, दैट इज दीज आर द स्टेज सोसाइटीज जहाँ पे देयर विल बी complete science without religion. This is a stage of science without religion, purely scientific society where religion has no role to play, and religion is going to vanish in these societies, right? Everything will be explained in a detached manner on the basis of facts, data, something which is observable, right? So this science will be giving more superior explanation of truth, more demonstrable, verifiable explanation of truth. So religion will be having no role to play in positivist and scientific societies. Now what contemporary societies में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी करंटली, even in industrial and modern industrial society, although the role of religion has decreased, but religion is definitely making a comeback, right? Religious revivalism आपका एक टॉपिक होगा रिलीजन वाले चैप्टर में, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे वेरियस काइंड ऑफ सेक्ट्स, राइट? न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इमर्ज करने, कृष्णा कॉन्शियसनेस और दीज मूवमेंट्स विल बी स्टडिंग, वेरियस काइंड ऑफ कल्ट्स इमर्ज कर रहे हैं, राइट? रिलीजन इज मेकिंग अ कम बैक not only into the private life of person but also into the secular life, for example in politics, right? Rise of right wing governments in the western countries, and even in India the role of religion is getting intimately connected with politics, right? So even in the public life religion is making a comeback. So religion is not disappearing, rather strengthening itself in the modern contemporary industrial societies, right? So the Bhavishyavani of Comte which desired or which is predicted, यहाँ पे क्या है वो अचीव नहीं हो रही है, राइट? रादर एविडेंसेस पॉइंट टू अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रारी प्रूफ्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? दिस इज द थर्ड क्रिटिक ऑफ कॉम्ट. सेकेंड, क्रिटिक्स बोलते हैं कि कॉम्ट सफर फ्रॉम इथनोसेंट्रिक बायस, राइट? ये बोलते हैं कि Comte propounded unilinear model of evolution, where he said that all the societies are following a definite direction, a common direction, and all will be going through the phase of these law of three stages, that is from religious to metaphysical to scientific stage, and all will be meeting at a common point, at a common destination, right? ये हमने पढ़ा था, ठीक है? यूनिलीनियर इवोल्यूशन होगा. यहाँ पे क्रिटिक बोलते हैं कि कॉम्ट की जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से डिवाइस की गई, राइट? कॉम्ट वाज लिविंग इन फ्रेंच सोसाइटी, एंड कॉम्ट की ये स्टेटमेंट है कि फ्रेंच सोसाइटी इज द वैनगार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट? इट इज द टॉप पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी. सो ही इज tracing the evolutionary history of the entire all the societies of the entire human race from the perspective of यूरोपियन सोसाइटीज इवोल्यूशन, राइट? कैसे फ्रेंच सोसाइटी इवॉल्व हुई है, और यही मॉडल वो बाकी सोसाइटीज पे भी इम्पोज कर रहे हैं, राइट? तो वो क्या है, इससे वो बोलते हैं कि क्रिटिक्स बोलते हैं कि ही सफरिंग फ्रॉम इथनोसेंट्रिक बायस, जहां पे वो क्या है, इतनी सारी डाइवर्सिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट करके, विच आर फॉलोइंग वेरी डिफरेंट पाथ्स ऑफ इवोल्यूशन, और दे माइट बी डिवॉल्विंग और डीजनरेटिंग ऑल्सो, राइट? नॉट ओनली इवॉल्विंग,
ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिक्स है, डिफरेंट क्लाइमेट्स है, डिफरेंट रेसेस है, डिफरेंट सोसाइटीज है, ही इज ग्रुपिंग दैम ऑल इन अ सिंगल कैटेगरी एंड दिस सिंगल कैटेगरी ही फॉर्मुलेटेड एज पर द वेस्टर्न मॉडल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. सो क्रिटिक्स बोलते हैं ही सफरिंग फ्रॉम इथनोसेंट्रिक बायस एंड इज इमेजिनिंग और constructing a single model whereby he is imposing this western model of evolution on other societies. तो इनको बोलते हैं कि ये मोनोकल्चर भी प्रमोट कर रहे हैं कि when every society will be moving in a definite direction, in a single direction and all will be meeting at a common point, right? So ये मोनोकल्चर प्रमोट कर रहे हैं, ये वेस्टर्न कल्चर को बाकी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? दिस इज द ही इज प्रोमोटिंग वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. हमने ये देखा था कि जब ट्रांजिशन होगा फ्रॉम रिलीजियस टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिव सोसाइटीज में, तो वॉरियर्स ही सेड कि वॉरियर्स जो रोल प्ले करेंगे रिलीजियस सोसाइटीज में, वॉरियर्स एज ए क्लास विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटलिस्ट. तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था द कन्फ्लिक्ट ऑफ मैन अगेंस्ट मैन इज गोइंग टू एंड बिकॉज देयर विल बी इनफ रिसोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटलिस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ ऑल. तो जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था इनिशियली सोसाइटीज में और रिसोर्सेज, हमने बूटी कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा था, राइट? जहां पे एक ट्राइब, हमने गविस्ती पढ़ा था, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा था कि फाइट ओवर काउज, राइट, फाइट ओवर रिसोर्सेज, दूसरे ट्राइब्स के रिसोर्सेज को क्या है अप्रोप्रिएट करना, इसको बूटी कैपिटलिज्म बोलते हैं, राइट? यू आर ऑगमेंटिंग योर रिसोर्स बेस by snatching away the resources of other people through war. Now he says, since there is enough to produce in modern industrial society, this conflict of man against man is going to end, right? Again he is engaged in forecasting and prediction. Rather हमें क्या देखने को मिला है? See, modern industrial societies आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो फ्यूल प्रोवाइड किया था, एक इनपुट प्रोवाइड किया था कॉलोनियलिज्म को, राइट? जब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को वास्ट मार्केट्स चाहिए थे, रॉ मटेरियल चाहिए थे, देन दिस कैपिटलिज्म ऑफ देयर्स लेड टू कॉलोनियलिज्म इन अदर कंट्रीज, राइट? एरोगेंस ऑफ पावर आ गया था उन्होंने उनमें. तो हमने इंडिया के बारे में देखेंगे कि ड्रेन थियरी, राइट, ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ. इंडिया को कॉलोनलाइज किया गया था और दिस कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया वाज अ प्राइज्ड कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और यहाँ से रिसोर्सेज जाते थे आपके ब्रिटेन में, उनकी फैक्ट्रीज में. दिस विल बी प्रोसेस्ड एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? ऑल द वर्ल्ड वाज देयर मार्केट. और उनके एम्पायर को इतना बड़ा बोला जाता है वेयर द सन नेवर सेट्स, राइट? देयर इज ऑलवेज द सन इन सम और अदर कंट्रीज, इतना डिस्पर्स था. सो हेयर capitalism itself promoting colonialism. So don't you think it is a snatching away resources of other countries? Don't you think it is a kind of a booty capitalism? And not only this, this capitalism which fueled colonialism, जहाँ पे competitive cutthroat colonialism था between the western countries, उसी की बेसिस पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ओरिजिनेशन होता, राइट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें फेस करने को मिली है, राइट? उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, और इवन इन द मॉडर्न कंटेम्पररी टाइम्स एज ऑफ नाउ वी आर विटनेसिंग द रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट. सो कन्फ्लिक्ट इज नॉट एंडिंग, राइट? तो जो कन्फ्लिक्ट थियरिस्ट है वो बोलते हैं कन्फ्लिक्ट इज एंडेमिक इन सोसाइटी, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज, कन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल, राइट? तो ये क्या है, कन्फ्लिक्ट थियरिस्ट भी इनको क्रिटिसाइज करते हैं. सिक्स्थ क्रिटिसिज्म ऑफ जो कॉम्ट है वो बड़ा ही जनरल क्रिटिसिज्म है. कॉम्ट ने जो पॉजिटिविज्म के प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किया था, हमने पॉजिटिविज्म का हमने ये देखा था कि कॉम्ट के पास है मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, जहां पे जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, सोशल स्ट्रक्चर्स आर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर. और हमने उसमें देखा था, पीटर बर्जर बोलते हैं कि ह्यूमन इज पोर्ट्रेड एज ए पपेट डांसिंग टू द ट्यून्स एंड डिमांड्स ऑफ द कल्चरल वैल्यूज नॉर्म्स, ठीक है? तो मैन हैज नो विल पावर एंड ही, वो फैटलिस्टिक व्यू पॉइंट है पॉजिटिविज्म का. तो ये माइक्रो थियरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था, राइट? तो आप इसमें जो हमने पहले क्रिटिसिज्म देखा पॉजिटिविज्म के, उसके भी कुछ आप फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल क्रिटिक बाय इंटरेक्शनिस्ट, फिनोमिनोलॉजी, इसमें आप इंटरेक्शनिस्ट का नाम ले सकते हो, राइट? तो ये आ गया एक अदर पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्ट. सेवंथ, सी क्रिटिक्स बोलते हैं कि कॉम्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ पॉजिटिविस्ट, whereas they say what he preached he did not practice. उनको बोला, क्रिटिक्स बोलते हैं he did not followed positivism in totality, right? He was not a pure positivist. वो बोलते हैं जो pure positivist will only be talking or constructing theory on the basis of research, on the basis of collection of facts, data, something which is he observed. He will be going to the field and collecting facts, and then he will be coming to theories.
लेकिन जो क्वांटम ऑफ रिसर्च देखने को मिलता है आपके कॉम्ट के वर्क्स में, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, राइट। उन्होंने खुद ही ये प्रैक्टिस नहीं किया, राइट। व्हाट ही प्रीच्ड ही डिड नॉट प्रैक्टिस, राइट। तो उनको क्या है, आर्म चेयर सोशोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, नॉट अ प्योर पॉजिटिविस्ट, राइट। तो ये एक और क्रिटिक है। सी, एक क्रिटिक हमने देखा था, जो मार्क्सिस्ट थियरिस्ट थे, राइट, क्रिटिकल थियोरिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि ऑगस्ट कॉम्ट का जो उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया था कि ऑगस्ट कॉम्ट क्या है, व्हेन ही सेज डू नॉट पास वैल्यू जजमेंट्स, डू नॉट कंसिडर एनीथिंग एज गुड और बैड, राइट, एक्सप्लेन रियलिटी एज इट इज, ठीक है, डू नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ आइडियाज टू चेंज द सोसाइटी, इट विल इवॉल्व नेचुरली। यहीं पे क्या है, आप रिविजिट कीजिएगा द criticism of positivism by these critical theorists like Adorno और खाइमर, like हर्बर्ट मार्क्यूस और हैबरमास, हमने इसके बारे में डील किया था। दे से कि अगस्त कॉम्ट when he is not passing value judgments, right, when he is not espousing a particular cause जहाँ से वो expose कर सके the oppression and exploitation of the weak by the powerful, right, then he is promoting a kind of a political conservatism. Comte is suffering from political conservatism. Comte is trying to maintain a status quo, right. He is not following certain kind of values to change the society. तो आप ये वाला criticism, previous lecture critique of positivism by critical theorist by Adorno और खाइमर और हर्बर्ट मार्क्यूस एंड जर्गन हैबरमास, ये हमने डील किया था. So you should refer to this criticism. So these are the total this critical theorist criticism is the 8th, right. So we dealt with critique of Comte from 8 different dimensions. Now the thing is, why are we dealing with Comte in such a comprehensive manner? See, one is a practical aspect. Auguste Comte is not mentioned in syllabus, as I have already told, but they have asked questions from the fringe topics. So you should be prepared for everything. These fringe topics could be asked as 10 markers, right? So you should be prepared for it when it comes into the exam. Second, see, Comte did not get the respect which he deserved, right? यूनिवर्सिटीज में क्या है, एक फुट नोट में कॉम्ट को खत्म कर दिया जाता है. इवन इन द सिलेबस इट इज नॉट बीइंग मेंशन्ड, राइट. Whereas Comte provided certain kind of direction to sociology, right? He invented the term sociology, coined the term sociology, right? And thereafter, people started focusing on sociology as a separate discipline. So that is why he is known as the father of sociology. So as a father of sociology, plus हमने जितना उनका देखा, उनका जो हमने वर्क्स पढ़े, they were quite comprehensive and very well analyzed, right? Especially जो वो एक ग्रैंड प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि ही प्रोपाउंडेड पॉजिटिविज्म ऑल्सो, राइट. पॉजिटिविज्म को भी उन्होंने इन्वेंट किया. नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंड हिज ग्रैंड प्रोजेक्ट ऑफ यूनिफाइंग ऑल द नॉलेज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशियोलॉजी, ही टुक ऑन दिस मैसिव प्रोजेक्ट. सो आई थिंक ही डिजर्व्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, एंड that is the reason why we dealt with it comprehensively, right? So it was not only practical but also kind of ideological, why I covered Comte comprehensively.